बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वैक्सन मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अलदना और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह खैर से गुजर रही होगी। और हमारा दोस्त मुल्क है बांग्लादेश, वहां पर आज एक बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। 13वें इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है और इस वजह से इस इंतखाबी अमल को ज़्यादा अहमियत हासिल है। पूरी दुनिया की नज़रें उस पर जुड़ी हुई हैं क्योंकि एक तवील तारीकी का दौर गुजारा है। शेख हसीना वाजिद के ज़ेर तसल्लुत जो बांग्लादेशी अवाम थे, उन्होंने करप्शन का दौरा देखा, भारतीय तसल्लुत को देखा और जेंजीज ने हुकूमत का तख्ता जब पलटा है दिसंबर या यूँ कह अगस्त के अंदर 2024 के अंदर, तो उसके बाद हालात बदल गए और अबूरी हुकूमत के बाद अब फाइनली वहाँ पर आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पुरुमीद है कि अब जो बनने वाली हुकूमत होगी उनकी महरूमियों का अजाला वो कर सकेगी। जी बिल्कुल। और बांग्लादेश एक गैर मामूली और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां आज होने वाले जो आम इंतखाबात हैं वो न सिर्फ इक़्तिदार की मुंतकिली बल्कि रियासत के सियासी और आइनी और नजरियाती मुस्तकबिल का भी रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। तो ये वो पहला पार्लिमानी इंतखाब है जो 2024 में होने वाली मुल्कगीर तलबा तहरीक, शदीद रियासती क्रैकडाउन और फिर तकरीबन 1400 हलाकतों और 20,000 से ज़ायद जख्मियों के बाद मुनक्किद होने जा रहा है। और जब 2024 में भी इंतखाबात होने जा रहे थे, उस वक्त भी बार बार ये कहा जा रहा था कि अबूरी हुकूमत कायम की जाए और निगरान हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत ये इलेक्शंस होने चाहिए या उनकी निगरानी में ये इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन हसीना वाजिद को ये मंजूर नहीं था और फिर शेख हसीना वाजिद ने वही किया जो उसको मंजूर था और इलेक्शंस हुए एक बार फिर और जीत गई शेख हसीना वाजिद। और शेख हसीना वाजिद के जीतने के बाद फिर जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। और एक बार जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, जनजी ने अपना आप दिखाया और जो जनरेशन है नई, वो ये करप्शन और ये जो दौरा था वो हसीना वाजिद का बर्दाश्त नहीं कर पाई है। और फिर जिस तरह से हसीना वाजिद को भागना पड़ा बांग्लादेश के अंदर से और भारत के अंदर अपने लिए पनाह हासिल करनी पड़ी। अब बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए भी इससे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जो पूरे खित्ते के अंदर हम चाइना देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं, पाकिस्तान, सबकी नज़रें इस वक्त बांग्लादेश के आज के होने वाले इंतखाबात की। बिल्कुल। और हमें यह भी देखना होगा कि इस एक साल के अरसे के अंदर या 1 से 1.5 साल के अरसे के अंदर इसी खत्ते के अंदर बहुत से इनकलाबात बर्पा हुए हैं। नेपाल का रजीम चेंज हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, श्रीलंका के अंदर हुकूमत चेंज हुई और अब हम देखते हैं कि इस नई बनने वाली हुकूमत के अंदर अवाम किसको अपना नुमाइंदा चुनते हैं। 2 बड़ी जमातें हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और इसके अलावा जमात इस्लामी है। ये 2 बड़ी जमातें हैं जिसके दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अवामी लीग जो कि शेख हसीना वाजिद की जमात थी, उसे इंतखाबी अमल में शामिल ही नहीं किया गया और शेख हसीना को इक़्तिदार फाइनली छोड़ना पड़ा है। अवामी लीग पर पाबंदी आयद है और साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त भारत में खुद साख्ता जुलावतनी इख्तियार किए हुए हैं, जिस तरह से आप भी बता रही हैं। तो अब देखना यह है कि ये इंतखाबी अमल कितना शफाफ होता है, उसके नतीजे में जो बनने वाली हुकूमत है वो किस तरह से अपने महरूमियों को, अपने अवाम की महरूमियों को दूर कर पाती है। और इस वक्त जो बांग्लादेश के अवाम है वो बड़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। आज हमने देखा सुबह सवेरे जब इलेक्शन का वक्त शुरू हुआ, वोटिंग का वक्त शुरू हुआ 7 बजे, तो तमाम खवातीन, मर्द हजरात वहाँ पर मौजूद थे और वोट कास्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। और यही लोग अपने मुल्क की तकदीर लिखेंगे, अपनी खुद की तकदीर लिखेंगे कि आखिर उन्होंने अपना मुस्तकबिल किस सियासी लीडर के हाथों में देना है। हमेशा यही होता आया है कि इलेक्शंस होते रहे, हर 5 साल के बाद जैसा कि होता है, जो ऐवान है वो टूटता है और एक बार फिर से इंतखाबात होते हैं। लेकिन 4 बार इलेक्शंस हुए, 4 बार इंतखाबात बार बार हुए, लेकिन फिर भी हसीना वाजिद साहिबा हमेशा जीतती रही। और हसीना वाजिद ने 4 बार वोट हासिल किए, वोट हासिल नहीं किए बल्कि धांधली के जरिए भारत के आशीर्वाद से होता रहा। और फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपना तसल्लुत कायम रखा, वहाँ पर जो नौजवान नस्ल थी नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते रहे और जिस तरह से फिर उन्होंने धावा बोला, वो धावा ये दिखाता था कि इंसानियत के खिलाफ अगर जुराइम बढ़ जाएं तो फिर उन जुराइम का कला कमा किस तरह से किया जाता है। फिर किसी को बाहर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि जो यंग जनरेशन है उन्हीं का खून खोल उठता है और फिर वो कर दिखाते हैं, वो इनकलाब बर्पा होता है, जो हमने देखा 2024 के अंदर अगस्त के महीने के अंदर जिस तरह से हसीना वाजिद भारत के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो गई और अभी भी भारत के अंदर ही पनाह लिए हुए हैं। बिल्कुल। और ये जो मनाजिर हम अपने नाज़िरीन को दिखा रहे हैं, ये तारिक रहमान हैं, खालिदा ज़िया के बेटे हैं, तवील अरसे तक अपने मुल्क से बाहर रहे क्योंकि ये तरीक़ा कार रहा है, ये रिवायत रही है। शेख हसीना वाजिद ने अपने तमाम मुखालफिन को या तो चुन चुन के मरवा दिया
रास्ते से हटा दिया या फिर वो खुद साख्ता जिला वतनी पर मजबूर हो गए। और इस बार जो अहम चीज़ें हैं उस पर नज़र रखनी होगी। एक तो सूरत हाल बहुत ही हसास है, सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजाम हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा पुलिस एहलकार हैं जिनकी मुआवनत के लिए 1 लाख से ज़ायद फ़ौजी जवान हैं, दीगर फोर्सेस के जवान हैं जो कि मुआवनत फराहम करेंगे। और 300 में से 299 हल्के ऐसे हैं जहां पर ये वोटिंग का अमल जारी है। एक इंतखाबी उम्मीदवार की हलाकत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि 10 नई जमातें इस बार इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं और 45 लाख से ज़ायद दीगर जो नए वोटर्स हैं वो इंडल्ज हुए हैं, वो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। टर्न आउट क्या रहेगा, लोगों का जोश व खरोश कैसा है, लोग कितने पुरुमीद हैं, और इसके अलावा ये भी देखना है कि लोगों का झुकाव किस जमात की तरफ है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या फिर जमात इस्लामी। जीत जिसका मुकद्दर ठहरेगी, अब से कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा। लोग इस वक्त अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब सहाफ़ी बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब हैं, सहाफ़ी ढाका में मौजूद हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हारून साहब हैं, सहाफ़ी बांग्लादेश, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ बाबर डोगर साहब ब्यूरो चीफ एक न्यूज़ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम गाहे बगाहे उनकी राय लेते रहेंगे। सबसे पहले माजिद निज़ामी साहब की जानिब आ जाते हैं। माजिद निज़ामी साहब, आप इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है जहाँ पर आप मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की किस्मत लिखी जानी है आज के इन इंतखाबात के बदौलत। क्या समझते हैं किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप, जमात इस्लामी का या फिर नेशनलिस्ट पार्टी का? जी बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है और अवाम एक अरसे के बाद बड़े जोश खरोश से और बड़े इत्मीनान से पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं कि 3 इलेक्शंस हुए लेकिन उनके अंदर रिगिंग के बहुत ज्यादा एलिगेशंस थे। तो इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से जो इक़दाम किए गए, फिर इसी तरह इंटरम सेटअप मौजूद है और अभी तक की जमातें उनकी जानिब से बड़ी ऐसी शिकायत नहीं की गई कि जिसकी बुनियाद पर दावा किया जा सके कि जी को प्री पोल रिगिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इस माहौल में ये इलेक्शंस हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आवाम अपनी राय का इज़हार करेंगे और शाम के बाद आने वाले नताइज में ये वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने किसको अपने लिए मुतमिन किया है। और चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बांग्लादेश के आवाम डिमांड थी और उससे पहले जो कोटा सिस्टम पर मुजाहरे हुए थे, उसके बाद रिफॉर्म्स की बात भी की जा रही थी कि यूथ को और बाकी लोगों को गवर्नेंस चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको रिफॉर्म्स चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो वो भी एक एजेंडा है जिसके ऊपर जो भी जमात जीतेगी वो काम करेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे निज़ामी साहब, हम गाहे बगाहे तफसीलात जानते रहेंगे, सूरत हाल जानते रहेंगे और हम जिस तरह देख भी रहे हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल भी आप बेहतर बता सकेंगे। लेकिन हमारे साथ दीगर जो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर नवीद मुश्ताक और हारून साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से तारिक रहमान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें मखलूत हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अक्सरियत हासिल कर लेंगे, उनके इस दावे में कितनी हकीकत है? अवाम का मिजाज क्या बता रहा है? अवाम का झुकाव किस तरफ लग रहा है? और ख़ास तौर पे अब से पहले शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में, उनकी रजीम में हमने देखा कि भारत का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है बांग्लादेश के अंदर। तमाम जो मामलात हैं, जितनी भी खराबियाँ हुई हैं, तो अब भी हम देख रहे हैं कि झुकाव ज़्यादा। या नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भी ये बता दिया कि बेहतर ऑप्शन इस वक्त बीएनपी ही है। तो आपको लगता है कि अवाम भी बीएनपी के हक में फैसला देने जा रहे हैं या फिर मिला जुला रुझान है, कांटे का मुकाबला होगा और रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि अवाम ने किसे चुना? हाँ, देखिए, बात यह है कि इट्स नॉट अबाउट द ओनली नरेंद्र मोदी, बट हिस्ट्रिकल तौर पे ही बांग्लादेश में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी, वन इज बांग्लादेश आवामी लीग एंड अनदर वन इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड द थर्ड मेजर पॉलिटिकल पार्टी इज बांग्लादेश जमात इस्लाम। और इस वक्त टक्करदार मुकाबला जिसके दरमियान हो रही है वो है जमात इस्लाम और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये एक तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल सही है अगर चेयरपर्सन बीएनपी इस तरह बताई है, बिकॉज he is the son of Major General Ziaur Rahman and Khaleda Zia, and सबको पता है कि when Khaleda Zia died recently,
people become very emotional on that moment. तो इस नज़र से देखा जाए तो definitely he has a emotional vote. और during previous regime he also suffered a lot. तो इसलिए the greater North Bengal area like Rajshahi division, बोगराम, नौगाम, ढाका, चिटागोंग, इन तमाम एरियाज पे अभी भी बीएनपी ही बहुत आगे है. बट यस, द कंपटीशन इज वेरी टफ, स्टिल नाउ वेरी टफ बिटवीन जमात इस्लाम एंड बीएनपी. और इसलिए हम समझते हैं कि जब तक ये नतीजा सामने ना आए तब तक हम सबको वोट करना ही चाहिए. दुरुस्त, हमें नतीजे तक तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन इस वक्त जो माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं. हारून साहब आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब भी, माजिद निज़ामी साहब भी, बाबर डोग साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं. मंशूर क्या है इस वक्त पार्टीज़ का, क्या पार्टीज़ अपना मौक़िफ़ लेकर इलेक्शन या वोट ले रही हैं? क्योंकि हमने देखा जब तक भारत जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहा या भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए हसीना वाजिद भी हुकूमत करती रही तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई है, और उसी वजह से फिर शायद वो काया पलट भी हुई जिसकी उम्मीद नहीं थी या जो सोच कर नहीं बैठी थी हसीना वाजिद, और फिर वो हमें रजीम चेंज नज़र आया. अब क्या समझते हैं, क्या मंशूर लेकर पार्टी आएगी तो कामयाबी हासिल करेगी? देखें, ये एक हिसाब से मुख्तलिफ इलेक्शन इस तरह से भी है कि यहाँ पर कोई सरकार जो वो गवर्नमेंट वो पार्टी जो सरकार में रही हो वो सामने नहीं है. मतलब होता ये है कि एक पार्टी जिसने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया उसके बाद वो इलेक्शन में आई तो अपोजिशन जो है वो उसको लताड़ रही होती है, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही होती है. यहाँ पर दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आमने सामने हैं. अवामी लीग तो उसमें उसको हिस्सा नहीं ले रही, उसको तो बैन कर दिया गया. अब यहाँ बीएनपी या जमात इस्लामी लेड अलायंस को बैन करने का फैसला दुरुस्त था, क्योंकि जिस तरह से लोग नफरत का इजहार कर रहे थे, अगर वो हिस्सा भी लेते तो लोग तो उन्हें मुस्तरद कर देते और दुनिया में भी ये इमेज आता कि मौका तो कम अज़ कम मिला. तो अब एक सिंपैथीज उनके साथ जुड़ गई हैं. आपके ख्याल में बेहतर फैसला ये? देखिए, उसको कई लोग तो जिस तरह से आपका ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि उनको हिस्सा लेना चाहिए था. ये भी कुछ लोग तो इसको प्री पोल रिगिंग भी कह रहे हैं कि जनाब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो 15-16 साल से इक़्तिदार में थी उसको आपने उठा के बाहर फेंक दिया, उस पर पाबंदी लगा दी. लेकिन दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट का ये था कि अगर अवामी लीग आती है तो क्लैशेस बढ़ जाएंगे. अवामी नफरत थी, बहुत ज़्यादा नफरत थी. 1400 लोग जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं पूरा उनकी डेथ भी एक चैलेंज बन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. इलेक्शन का इनेकाद बहुत बड़ा चैलेंज बन जाना था. तो इस वजह से ये पहली दफ़ा नहीं है बांग्लादेश में. आप देखिए 2024 के इलेक्शन में जमात इस्लामी जो थी पिछले तीनों इलेक्शन में उस पर बैन लगा दिया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया. उसके बाद बीएनपी जो थी उसने 2024 का जो इलेक्शन था उसमें उसने बाइकआउट कर दिया. तो शेख हसीना वाजिद साहबा जो थी वो तो सिर्फ रिगिंग कर करके 3 इलेक्शन जीती हैं. तो जो उन्होंने बोया था आज उनको काटना पड़ रहा है. अब जो आपने सवाल है कि इनका मैनिफेस्टो क्या है, अब कोई सामने तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है. जमात इस्लामी जो है तो वो भी 17 साल के बाद इलेक्शन लड़ रही है. जो तारिक रहमान साहब हैं बीएनपी के, वो भी 17 साल के बाद लंदन से वापस आए हैं, एग्जाइल से वापस आए हैं, और वो मजबूरन हालात के तहत वो बाहर हैं. और वहाँ पर तो यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन चल रही. कई जगह पे 2 कैंडिडेट साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि जमात इस्लामी का और बीएनपी का कैंडिडेट एक ही गली में है. एक दरवाजा खटखटा रहा है, दूसरा खटखटा रहा है. तो मैनिफेस्टो बेसिकली लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स हैं, एंटी इंडिया एजेंडा है कि जिस तरह से इंडिया जो है उसका इन्फ्लुएंस था. तो ये कोशिश की जा रही है कि लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स आए बाई कैमरल यूनिकैमरल है. आपको पता चले एक नेशनल असम्बली है, उसके अलावा तो कोई वहाँ पर असम्बली नहीं है. आज वहाँ पर रेफरेंडम भी साथ हो रहा है. रेफरेंडम के लिए उन्होंने पिंक पेपर दिया है. उसमें एक एजेंडा है, ये है कि जनाब जो भी गवर्नमेंट जीतेगी, जो भी पार्टी जीतेगी, वो आगे जाकर लेजिस्लेशन रिफॉर्म्स करेगी. बिल्कुल ठीक. तो लेजिस्लेशन के हवाले से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एजेंडा दे रही हैं. ख़ास तौर पे जमात इस्लामी अलायंस जो है उसके साथ आपको पता है नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि जेंजी है, जो कि यूथ है, यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होगा. डॉक्टर साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ और हारून साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं. हारून, आपके पास जिस तरह से हम देख रहे हैं एक मोमेंटम बना हुआ है. शेख हसीना वाजिद की 16 साल से हुकूमत थी और उसका तख्ता पलटा जो कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था.
जेनजीज़ ने, तो जेनजीज़ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन मौजूदा इंतखाबात में, और क्या लगता है कि जो नई बनने वाली हुकूमत है, क्योंकि जमात इस्लामी के बारे में तो बड़ा हम वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं 1971 के अंदर भी जमात इस्लामी वो जमात थी वाहिद बांग्लादेश की जो कि ख़िलाफ़ थी इस तफरीक के, मुल्क टूटने के। लेकिन अगर अब हुकूमत बनती है, चाहे वो BNP हो या जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान के साथ जो गर्मजोशी देखी है हमने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद, क्या वो तवक्को की जा सकती है कि नई हुकूमत भी उसी तरह से ताल्लुकात को उस्तवार करेगी? जी हारून, अगर आप सुन पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर नबी साहब, यही सवाल आपसे है कि अगर एक तो जेनजीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस नई बनने वाली हुकूमत के अंदर और आज के हक राय दही के अंदर, और नई हुकूमत का झुकाव क्या सिर्फ जमात इस्लामी की सूरत में होगा या BNP भी उसी तरह से ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगी पाकिस्तान के साथ जो सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं तवील अरसे तक? Definitely, BNP is committed to run the relationship with Pakistan and other nations, especially with Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान एक भाईचारा मुल्क है, and historically BNP and Pakistan enjoys many good relationships in previous regime when there was Khaleda Zia as a prime minister of Bangladesh. So there is no doubt into this matter. बात अगर आप करें JNG यानी ANCP, जितने भी पोल्स हमने देखी हैं, कुछ पोल्स पे हमने देखा है कि जमात इस्लाम आ गए, तो कुछ पोल्स में हमने देखा है कि BNP is in majority, but all the polls shows one common thing, and that is ANCP got only 1% or 2%, not in a huge amount. So the competition is still between BNP and Jamaat Islam. तो and जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ लगभग आई थिंक मोर देन 45 और 50 पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेटेड इनटू दिस इलेक्शन, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, all are actually anti-Indian in their mindset. So there is no doubt that Bangladesh, whoever will come to the power of Bangladesh, they will maintain this mindset. अब क्योंकि चाहे वो BNP हो या फिर चाहे वो जमात इस्लामी क्यों ना हो, we are always with the side of our people. And definitely it will continue. बिल्कुल, साथ ही रहिएगा। माजिद निज़ामी साहब आपकी तरफ आएंगे। माजिद निज़ामी साहब, जो गर्दिश कर रही हैं खबरें वो ये भी हैं कि जमात इस्लामी की जो सरबराही है वो 11 जमाती इत्तेहाद के साथ है, साथ ही साथ इसके अंदर नौजवान वोटर्स की उम्मीदों और निज़ामी की जो तब्दीली है उसके बयानिए की नुमाइंदगी की जा रही है, और यही यूथ है जिसने काया पलट की है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त मकबूलियत ज़्यादा है जमात इस्लामी की नेशनलिस्ट पार्टी से? क्या समझते हैं आप? निज़ामी साहब, हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ और दोबारा आपसे रब्ता करते हैं, और आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। यही सवाल हम पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से भी। डोगर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब की तरफ डॉक्टर नवीद साहब, इस वक्त जो खबरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो यही कहती हैं क्योंकि नौजवान वोटर्स की उम्मीदें और निज़ामी की तब्दील के बयानिए को लेकर आए हैं जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी का पलड़ा भारी नज़र आता है, और फिर साथ ही साथ उनके साथ 11 जमाती इत्तेहाद भी मौजूद है। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी का पलड़ा भारी है या फिर नेशनलिस्ट पार्टी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है आपको? Definitely BNP is a very strong political party, there is no doubt. Jamaat Islami is strong political party, लेकिन there are several factors about Jamaat. For example, in previous election, जितने भी previous election पे जमात इस्लाम पार्टिसिपेट किए थे, वहाँ या तो 13 या 15 सीट ही वो लोग हासिल कर पाए थे। इवन इट्स इनफैक्ट जमात इस्लाम के जो अमीर साहब शफीकुर रहमान साहब, 3 बार उनके जो वो बाजियाब भी हुए थे इन द इलेक्शन।
So, but this election is completely different. This election is completely different. और अगर हम ये बोल दें कि जमात is going to form the government, it would be very wrong. अगर हम ये भी बोल दें कि BNP will form the government, that will be also wrong. क्योंकि ये जो Somali Bengal is a North Bengal area is a very greater area, and historically it is the vote bank of BNP. सोमाली बंगाल के एकदम आखिर का जो हिस्सा है, आई मीन द रंगपुर बेल्ट, रंगपुर, दिनाजपुर, ठाकुरगांव, दिस बेल्ट इज बेल्ट ऑफ जमाते इस्लाम एंड बांग्लादेश जातीय पार्टी, आई मीन द पॉलिटिकल पार्टी मेड बाय हुसैन मोहम्मद एरशद साहब। तो राजशाही, जयपुरहाट, बगरा, दिस बेल्ट, ग्रेटर राजशाही बेल्ट, ग्रेटर चिटागोंग बेल्ट से अभी तक हम जो खबरें हमने सुनी है वो ये है कि स्टिल नाउ बीएनपी इज अहेड। लेकिन एक और बात यहाँ है, वो है कि रेफरेंडम को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ है। तो इसलिए हम मतलब नोबडी कैन से कि आखिर में क्या होने वाला है। सबको पता है कि कुछ या तो बीएनपी या फिर जमात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये दो इस वक्त बड़े पहलवान हैं जो कि मैदान में दंगल के लिए उतर चुके हैं और फैसला है, डोर है अवाम के हाथ में। निज़ामी साहब, उम्मीद करते हैं कि आपको सही आ रही होगी हमारी आवाज़। एक तो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा जो भी नई बनने वाली हुकूमत है, और आपने अभी तक जो वक्त गुजारा है बांग्लादेश की आवाम से इंटरेक्ट भी किया होगा, यूथ से भी बात हो सकती होगी, उनके तासुरात क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई बनने वाली हुकूमत से, और उनकी तवक्कुआत क्या है इस तमाम इंतखाबी अमल को लेकर। आपने ऑब्जर्व भी किया कि सब कुछ शफाफ अंदाज में हो भी रहा है। जी बिल्कुल, उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स से ज्यादा रिफॉर्म्स की जानिब है, वो भी जाके डेमोक्रेसी के जो बड़े बुनियादी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाए, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी का मसला भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू भी है। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो एजुकेशन है वो काफी परेशान है, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा एजुकेशन मतलब देखने में आया। तो इस सिचुएशन के अंदर मेरा ख्याल है कि जो गुड गवर्नेंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, इसी तरह पुलिस और जुडिशरी की जो रिफॉर्म्स है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। इसीलिए वो जो कहा गया कि रेफरेंडम के बाद 180 डेज के अंदर इस असेंबली को दस्तूरसाजी भी करनी होगी, यानी कि मेजर जो रिफॉर्म्स है वो करनी होगी। उससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उससे जो यूथ है वो ज्यादा खुश नहीं है, और इसी वजह से इलेक्शन के अंदर भी ये सारी बातें डिस्कस हो रही है। ठीक है निज़ामी साहब, आपकी आवाज़ में बड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि ऑडियो पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक हम आ जाते हैं, हमारे साथ डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं, डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब, आपसे जान लेते हैं, 44% नौजवानों की इस वक्त वोटर्स की तादाद है। गो के 44% जो है वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझते हैं दोनों जमातों में से किस जमात की तरफ नौजवानों का वोट हो सकता है? देखिए, अभी जेनजी की बात हो रही थी, उन्होंने जो नसीमुल इस्लाम साहब हैं वहाँ पर, वो 27 साल नौजवान हैं, उन्होंने बांग्लादेश सिटीज़न पार्टी है उनका अलायंस जमात इस्लामी के साथ है। तकरीबन 50 सीटों पे नौजवान जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बांग्लादेश सिटीज़न पार्टी को, और 211 के करीब सीटों पे जमात इस्लामी है। तो इसकी वजह से, इस अलायंस की वजह से ये जो जमात इस्लामी और बलूचिस्तान सिटीज़न पार्टी, नेशनल सिटीज़न पार्टी जो है, इनका जो अलायंस है, इसकी वजह से ये मुकाबला बहुत सख्त हो गया, बड़ा टफ है। मेरी जितनी भी बांग्लादेशी दोस्तों से बात हुई, वहाँ पर जर्नलिस्ट से बात हुई है, वो 50-50 कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि यानी कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। मखलूत हुकूमत भी बन सकती है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाएगी वो बहुत माइनर एज के साथ जीतेगी।
इस्लामी कहती है कि उनके पास जो है ना वो इतना वोट है कि उन्हें मखलूत हुकूमत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिविजुअली हुकूमत बना जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, जिस तरह आप कह रहे हैं 50-50 चांसेस, तो ये सब हमें भी नज़र आ रहे हैं 50-50 चांसेस। जो वहाँ पर खबरें आ रही हैं वो भी दोनों पार्टियों की मकबूलियत एक जैसी, और आप तो कह रहे हैं कि डोर टू डोर जिस तरह कैंपेन हो रही है, एक पार्टी एक का दरवाज़ा खटखटा रही है तो दूसरी पार्टी दूसरा दरवाज़ा खटखटा रही है, कैंपेन भी बड़ी सख्त की जा रही है। लेकिन फिर भी समझते हैं कि जमात इस्लामी अकेले भी बना सकती है। और फिर जिस तरह जुनैद भी जानना चाह रहे थे, मैं भी मेरा भी ये सवाल है और पूरी आवाम हमारी पाकिस्तानी भी बांग्लादेशी भी जानना चाहते हैं, उसके बाद जो भी हुकूमत आती है वो नेशनलिस्ट पार्टी आती है, जमात इस्लामी आती है, उनका झुकाव क्या पाकिस्तान के साथ, उनके रवाबत, उनके ताल्लुकात मरासम उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से भी हम देख रहे हैं? देखिए, अवामी लीग की कुछ 17 साल गवर्नमेंट रही और उनका झुकाव बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ था। उसके ख़िलाफ़ अवाम बाहर आए और अवाम का सबसे बड़ा गिला ये था कि ये जो अवामी लीग है, ये इन्होंने बांग्लादेश को इंडिया का एक प्रोविंस बना दिया, एक जैली सूबा बना दिया है। और उसके साथ साथ उसकी दूसरी पॉलिसी थी, ख़ास तौर पर डिस्क्रिमिनेटरी जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई थी, जिसमें कोटा सिस्टम आया था, उसके ख़िलाफ़ यूथ जो थी वो बाहर आई थी। ये जो बार बार बात हो रही है, असल में ये सारी एक रेवोल्यूशन आई जिसने शेख हसीना की मजबूत गवर्नमेंट, जो बाज़ार मजबूत नजर आई थी, उसको उठा के बाहर फेंका। उसमें यूथ थी और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी। अलायंस जो है जमात इस्लामी के साथ है। जमात इस्लामी जो वो पिछले 3 इलेक्शंस में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मुसलसल प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनके 5 लीडर जो हैं उनको प्रोसिक्यूट किया गया। बहुत सारे लीडर जो थे वो जेल में थे। 2025 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो इस इलेक्शन में आए हैं। अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका एक अपना स्टैंड है, पाकिस्तान के लिए नरम गोशा है। यही आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त ये है कि वहाँ पर जमात इस्लामी लेड अलाइंस ना जीत जाए। अगर वो जीतते हैं तो वहाँ पर एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म। अच्छा, जो मोदी का बयान है कि नेशनलिस्ट पार्टी को ही बांग्लादेश में हुकूमत बनानी चाहिए, उसकी कितनी अहमियत समझते हैं? और अवाम 50-50 है तो फिर अवाम नेशनलिस्ट पार्टी के साथ भी तो अपनी एफिलिएशन दिखाएंगे। देखिए, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जब साजिदा जो ज़िया थी उनकी जब डेथ हुई थी तो जयशंकर आए थे। जयशंकर जो आकर खुसूसी तौर पर वो तारिक रहमान साहब जो बीएनपी के हेड हैं उनसे मिले भी और उसके बाद उन्होंने मोदी का पैगाम भी दिया। ये नहीं हो सकता कि बीएनपी अगर जीती है तो वो भी अवामी लीग की पॉलिसी को फॉलो करेगी। जो तारिक रहमान साहब हैं उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो मैंने उनकी इंटरव्यूज़ सुने हैं, उन्होंने कहा कि एक बैलेंस पॉलिसी लेके चलेंगे जिसमें सारी दुनिया, चाइना है वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, इंडिया है, तो वो एक बैलेंस पॉलिसी लेके निकलेंगे। यही वजह है कि मोदी साहब जो है उनको लग रहा है कि अगर बैलेंस पॉलिसी आती तो शायद कोई इंडिया का रोल बने। लेकिन ऑफ कोर्स जो भी नई गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात उसके होंगे, और अगर बीएनपी आती है तो फिर भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, और अगर जमात इस्लामी लेड अलायंस आता है तो फिर एक आइडियल ताल्लुकात जो है उनका स्टार्ट होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, जिस तरह से निज़ामी साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नवीद मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद साहब, जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं भारतीय तसल्लुत की, भारतीय अमल दखल की, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या वाकई में करप्शन ही है? क्योंकि करप्शन का दौरा रहा भारतीय अमल दखल की वजह से। और आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत के खदशात क्या हैं? भारत इतना घबराया हुआ, बौखलाहट का शिकार क्यों है? क्योंकि अभी तक तो वो शेख हसीना वाजिद के ज़रिए अपनी मर्ज़ी की तब्दीलियां करते रहे, करप्शन का दौरा भी रहा, बाज़ार गर्म रहा बांग्लादेश के अंदर, और बहुत से मसाइल की जड़ रॉ का अमल दखल, RSS का अमल दखल और भारत की छेड़छाड़ रही है। अभी शिमाल मशरक़ी जो उनकी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो अलहदगी पसंद थे उन्हें पकड़ कर भारत के हवाले किया जाना और भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करना शेख हसीना वाजिद की रजीम के अंदर हम देखते रहे हैं। नई आने वाली गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? और इन सारे मामलात की वजह से, और ख़ासतौर पे शुमाल मशरक़ी स्टेट्स जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि भारत में कितनी इस वक्त परेशानी चल रही है इस इंतखाबी अमल को लेकर? वो क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं और क्या इस कैपेसिटी में है भी सही अब या नहीं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो ये है कि बांग्लादेश एक बहुत ही अमन पसंद नेशन है। इट इज अ वेरी पीस लविंग कंट्री, देयर इज नो डाउट into this point. I think there are several points why India is afraid of
changing of Bangladesh government. और ये है one thing is about जमात इस्लाम, और उनका वो शायद ये समझते हैं कि अगर जमात इस्लाम हुकूमत पर आए, but then they may bring Sheikh Hasina and may hang her to death, or may they hang several army leaders to death. This is a fact. Another thing is, in previous history, we have observed that Jamaat is a very kind of strict and radical political party. There are several history of it. In fact, देखा जाए तो BNP या आवाम लीग के जो स्टूडेंट्स विंग्स हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी है जमात इस्लाम. इनफैक्ट कुछ दिन पहले जस्ट ट्यूसडे की बात है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट पे ये हुआ कि दो जमात इस्लाम के कुछ 4-5 जमात इस्लाम के कुछ कैडरों ने मिलकर BNP के 2 रहनुमा के आंखें निकल गई. And as a result of that, there a huge kind of hand-to-hand combat takes place into that area. और बहुत ही टेंशन का माहौल है वहाँ पे, और काफी सारे एरियाज पे भी सिमिलर सिचुएशन. तो इसलिए मतलब कि सेंटर पे कल रात से लोग वहाँ मौजूद है, BNP के या फिर BNP लेड अलायंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज है. अच्छा डॉक्टर नबी साहब, जब 2024 में इंतखाबात हुए थे तो उनको गैर मुनसिफाना करार दिया गया था, और उसके अंदर हमने देखा कि उन इंतखाबात के अंदर BNP ने बिल्कुल बायकॉट किया था, और उन्होंने कहा था कि ये गैर मुनसिफाना है, इसलिए हम इनमें इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, बायकॉट कर चुके थे. इस बार तो किसी पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, दोनों जमातें मुतमईन हैं तमाम इंतजामात से, सिक्योरिटी से, और किसी किस्म का कोई फसादात या कोई इस तरह का मामला होने के खदशात तो नहीं है. Already it happens into different areas. For example, कुछ दिन पहले मैं वोटिंग सेंटर से आ चुका हूँ, तो जब मैं वोट सेंटर पर मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि NCP, I mean जब JNG पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा उस वोटिंग सेंटर पे NCP के जो पोलिंग एजेंट्स वो लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे. फिर जब मैं वोट देने के लिए मैं उस रूम पे गया, और जब मैंने देखा कि जो BNP के जो सपोर्टर्स, मतलब जो लोग BNP को वोट देने के लिए जब भी वोटिंग रूम जाने के लिए घुसना चाहते हैं, then they are banning the mobile phones. But according to the recent हर्डल्स किस पार्टी की जानिब से आ रही हैं इस इंतखाबी अमल को गैर महफूज बनाने के लिए, या इसके अंदर धांधली का अंसर डालने के लिए कौन सी जमात ज्यादा मुतहरक नजर आ रही है आपको? I think maybe the student wing of Jamaat Islam or NCP makes create problem. मैं ये नहीं कहता हूँ कि जमात इस्लाम या NCP के सब खराब लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. Similarly, it is applied for BNP. और इसका असर होगा मौजूदा इंतखाबात पर भी. डोगर साहब हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी मौजूद हैं एक न्यूज़ के. डॉक्टर साहब वो भी आपसे सवाल. Doctor, I want to know, Awami League is not participating in the elections. Now the question is, what is they must be having a vote bank, and what is their voter? Are they going to boycott the voting process, or to which party they are having the leaning? I mean, they are going to vote BNP or Jamaat Islami led alliance. Where will they go? They must be having a huge, massive vote bank in Bangladesh. At least they had the government for the 17 years over there. So, what is their leaning? हमारा रास्ता उनसे मुनक़ता हुआ है. डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक लेते हैं, और ये ट्रांसमिशन नाज़रीन जारी है, और हमारे नेक ख्वाहिशात हैं, हमारी दुआएं हैं कि इंतखाबी अमल भी शफाफ अंदाज में हो, और अवाम जिसके हक़ में हक़ राय दही इस्तेमाल करें वो हुकूमत बने, और बांग्लादेश की आवाम की बेहतरी के लिए वो काम कर सके. बिल्कुल जी. यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं. तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद होगा. इस ब्रेक के बाद भी स्टे विद अस.
एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन। और इस वक्त ट्रांसमिशन हमारी चल रही है बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात के हवाले से, और ये बड़े ही अहमियत के हामिल इंतखाबात हैं क्योंकि 13 से 14 साल बाद एक शफाफ इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये इंतखाबात इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि इस बार अवामी पार्टी को इससे बेदखल कर दिया गया है। और ये अवामी पार्टी ही है जिसने 16-17 साल तक अपना तसल्लुत जमाए रखा, करप्शन का बाजार गर्म किए रखा, और लोग जब तंग आ गए, जेंजीज यूथ तंग आ गए, तो फिर उन्होंने हुकूमत का तख्ता पलटकर ये साबित कर दिया कि अवाम की ताकत ही असल ताकत होती है। तो हमारे साथ एक बार फिर से बांग्लादेशी सहाफ़ी जिबौन अहमद हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। जिबौन, आपको वेलकम कहेंगे इस ट्रांसमिशन में। यूथ कितनी इस वक्त मुतहर्रिक है, कितनी पुरुमीद है नई बनने वाली हुकूमत को लेकर, और क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी, और किसकी तरफ उनका झुकाव दिखाई दे रहा है अभी तक? देखिए, शुक्रिया जो आपने मुझे जान के। देखिए, अभी तो इंतखाबात में सब आप जानते हैं मशरूफ है, अभी भी वोटिंग हो रहा है। सुबह 7:30 बजकर वोट शुरू हुए, अब तक चलेंगे शाम 4:30 बजे तक चलेंगे। अभी भी देखिए, इतने 16 ईयर्स के बाद जो डिक्टेटर था वो भी तो इलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी एक यंग जनरेशन जो अभी इलेक्शन में मूड में है, वो चाहते हैं हम इंशाल्लाह वोटिंग देंगे। 60 ईयर्स हम वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम पोलिंग स्टेशन में जाकर लाइन में खड़ा होकर हम वोट देंगे इंशाल्लाह। उसका कहना है ये तो नई मुल्क, नई आज़ादी, इसलिए ये कह रहे हैं कभी अभी डेमोक्रेसी नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं था, इसलिए वो उसका कहना है कि नई आज़ादी मिला है हमको, हम इंशाल्लाह वोट देंगे। अभी भी कोई मसला कितना नहीं। टर्न आउट तवक्को की जा रही है? आज लोग क्या सारे घरों से बाहर निकल रहे हैं? भरपूर इस इंतखाबी अमल में कंट्रीब्यूट किया जा रहा है? जी जी, अब सारे लोग क्या अभी भी वोटर में देखिए, जब पोलिंग इसमें ज़्यादा मेल फीमेल पुरुष महिला एक साथ में खड़ा होकर लाइन में खड़ा होकर वोट दे रहे हैं। उसका कहना है हम जो होगा, कोई या सिक्योरिटी लिए कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी ज़्यादा है इधर में। आप देखिए जो लॉ इन्फोर्समेंट या मेरा फौजी है, पुलिस है, ज़्यादा अदर्स फोर्स है, वो पेट्रोलिंग कर रहा है। अब डिसिप्लिन की तरफ उधर में वोट हो रहे हैं। ये है सिचुएशन ढाका का। अदर ढाका की आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट में ये भी सिचुएशन है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा जिबौन के इन इंतखाबात के साथ साथ ही रेफरेंडम की भी बात हो रही है, लेजिस्लेशन भी होने जा रही है, कौन कौन से अहम नुकात होंगे, क्या कुछ इसके अंदर होगा इस लेजिस्लेशन के अंदर, और किस जमात से ज़्यादा तवक्कुआत हैं आवाम को? देखिए, अब तो दो पार्टियां हैं अलायंस से, एक बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी अलायंस जो तलबा जो पार्टी क्रिएट किया है उसका नाम है एनसीपी। वो अलायंस तो है। दो अलायंस में ज़्यादा कंटेस्ट हो गया, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ज़्यादा बीएनपी का। आप जानते हो जो फॉर्मर जो वज़ीर आज़म का बेटा तारिक रहमान, उन्हें दीर्घ इतने सालों बाद जो वापस आया है बांग्लादेश में, उसके ज़्यादा इस्तेकबाल हुआ, उसका वोटिंग ज़्यादा है। आम पीपल का कहना है वो यंग मैन है, वो देश के लिए तरक्की करेगा, वो किसी से कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो हमारे लिए अच्छी होगा, उसका कहना है। और एक तरफ आदर्श जो वोट है उसका कहना है, देखिए हमारा इधर में जो हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस था, बिफोर जो डिक्टेटर गवर्नमेंट था उसके कहने पर इशारे पर चलते थे, अभी भी इस तरफ नहीं चाहिए। उसका एक शब्द है, आप तो जानते हैं, दिल्ली ना ढाका। इसका मतलब ये है हम उससे गुलामी नहीं चाहते, हम आज़ादी चाहते। आज़ादी मुल्क है मेरे साथ, वो मेरा परिस्थिति मुल्क है। अच्छा जिबौन, ये भी जानना चाहेंगे, हमारे मोहतरम साथ में ब्यूरो चीफ हमारे एक न्यूज़ के डॉगर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो अवामी पार्टी है, अवामी पार्टी के जो वोट हैं वो कहाँ गए? वो भी तो इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे, बायकॉट किया उन्होंने या किसी जमात के साथ शिरकत कर ली है उन्होंने, उन वोटर्स का क्या हुआ? देखिए, आप जानते हैं तो उसका जो पार्टी का बैन हुआ,
वो अब पार्टी नहीं है, वो तो उसका जो टॉप लीडर वो फरार हो गया है। उसका जो वोटर है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं है। जो वोटर आएंगे वो उसका वोट, उसका अलायंस था जो आवामी लीग का जातीय पार्टी, उससे मिल जाएंगे। अदर्स बीएनपी को मिल सकते हैं, अदर्स पार्टी को मिल सकते हैं, मगर जमात इस्लाम के अलायंस को वो वोट नहीं मिलेंगे। वो जो उसका पार्टी का मेंबर जो पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे उसे वोट नहीं दे सकते, क्योंकि लोगों को उसे लेकिन identify वो करेंगे वो कि उनको तो वोट नहीं दे सकते, लेकिन dictator का आदमी जुबान था, यही जानना चाह रहे हैं कि fascism उन था, वोटर्स आदमी था, की, इसलिए वो पोलिंग स्टेशन में नहीं जाएंगे। हाँ, ये लेकिन एक मसला है। लेकिन जिबॉन, उन वोटर्स की तरजीह क्या होगी? दोनों जो बड़ी इस वक्त जमातें हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो या फिर बीएनपी हो, इन वोटर्स का, अवामी लीग के वोटर्स का झुकाव आपको क्या लगता है किसकी तरफ ज्यादा होगा, अगर आपकी बात हुई हो आम आवाम से? ये बीएनपी के ज़्यादा और जातीय पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जिबॉन अहमद, बांग्लादेशी सहाफ़ी, और इस वक्त इंतखाबी माहौल गर्म है। सुबह 7:30 बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक ये इंतखाबी अमल शुरू हुआ है। शाम 4:30 बजे तक ये बिला तातुल जारी रहेगा। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। 1 लाख से ज़ायद फ़ौज है जो कि मुआवनत करेगी। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए, पुरअमन बनाने के लिए 10 नई सियासी जमातें इसमें शामिल हो चुकी हैं। 45 लाख से ज़ायद नया वोटर है। यूथ जेंजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और 2 बड़ी जमातें हैं, हमें याद रखना होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसको लीड कर रहे हैं तारिक रहमान, और दूसरी तरफ है जमात इस्लामी, शफीकुर रहमान जिसको लीड कर रहे हैं। और ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर जमात इस्लामी जीतती है तो उसका झुकाव बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ होगा, लेकिन बीएनपी भी ये कह चुकी है कि जो पाकिस्तान या कोई भी बांग्लादेश के हक में जो भी बेहतर होगा उसके साथ ताल्लुकात भी रखेंगे, वो फैसले भी किए जाएंगे। और साथ में इंशाअल्लाह हमें यह भी देखना होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश या बुखलाहट पाई जाती है वो भारत में पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो अब तक की इन्वेस्टमेंट थी वो सारी उस पर पानी फिरने जा रहा है। वो अमल दखल, वो मुदाखलत अब ख़त्म होने जा रही है। और बिल्कुल बांग्लादेश ने उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो हसीना वाजिद की सूरत में उन्हें वापस लौटा भी दी है। डोगर साहब, आपकी तरफ आएंगे। एक तो 12 करोड़ 7 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जो बात आप कर रहे थे वो भी बात दुरुस्त है कि अवामी पार्टी का वोटर भी होगा, वो वोटर किस तरफ जाएंगे। तो क्या समझते हैं इसके अंदर कितने वोटर्स जो होंगे वो स्किप होने के चांसेस हैं जो कि अवामी पार्टी के होंगे? देखें, अवामी पार्टी का जो वोटर है, 2 राय पाई जा रही हैं। एक तो राय ये है कि इट मे बी कि वो इस पोलिंग प्रोसेस का हिस्सा ना बने एज आ प्रोटेस्ट, कि उनकी पार्टी जो है उसको चूँकि हिस्सा नहीं लेने दिया गया तो वोट डालने नहीं जाएंगे। या फिर जो देखिए बीएनपी जो चॉइस है वो बीएनपी है, या फिर जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के साथ नेशनल सिटीज़न पार्टी है जो कि यूथ की है, और ये जो सारी कैंपेन थी अवामी लीग, ये भी यूथ की थी, जमात इस्लामी की थी। जमात इस्लामी के लीडर्स की प्रोसिक्यूशन हुई, तो मुझे नहीं लग रहा कि अवामी लीग के लोग जमात इस्लामी लेड अलायंस को वोट डालेंगे। दूसरी तरफ बीएनपी है, बीएनपी पे करप्शन के चार्जेस लगाए हसीना वाजिद ने। उनकी जो साजिदा ज़ियाद जो थी उनको जेल में डाल दिया गया, होम इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया, तारिक रहमान बाहर दौड़ गए। तो वो भी कोई ऐसी आइडियल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वहाँ पर ये भी याद रखें कि एक बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद कैंडिडेट्स भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश में इन 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इट मे बी कि अवामी लीग जो है वो जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, जो उनके नज़रियात के करीब हैं, ये उनको वोट डाल दें। ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि अवामी लीग के जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं, वो आज़ाद लड़ रहे हो और अवामी लीग जो है वो उनको वोट डाले। अच्छा, तो डोगर साहब, ये 249 आज़ाद उम्मीदवार हैं, समझते हैं कि ये इन इंतखाबात को ख़राब कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये अवामी पार्टी के लोग हुए या फिर इनको अवामी पार्टी के वोट भी पड़े तो फिर तो डेफिनेटली ये जाएंगे नेशनलिस्ट पार्टी के साथ, जिस तरह आप भी कह रहे हैं जमात इस्लामी के साथ इनका इल्हाक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर क्या होगा? फिर तो इंतखाबात ख़राब। देखें, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जमात इस्लामी या जो है नेशनल सिटीज़न पार्टी एनसीपी जो है,
ये इनका वर्कर बड़ा मोबिलाइज है, चार्ज है। और एनसीपी जो है उन्होंने ढाका में जिस तरह से प्रोटेस्ट किए, और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारे जितने भी नुमाइंदगान से बात हुई है बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में मर्द, ख्वातीन, यूथ घरों से बाहर निकली है, हक राय इस्तेमाल कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। और बांग्लादेश से हमारे साफ़ी, पाकिस्तानी साफ़ियों को वक्त भी वहाँ पर गया हुआ है, भरपूर कवरेज हो रही है। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान, इस खित्ते के तमाम प्लेयर्स जिसमें से चाइना भी है, भारत भी है, नज़रें बांग्लादेश पर हैं। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं और दुआ करते हैं कि एक भरपूर तरीके से अवामी हुकूमत बने, अवाम की मसाइल, उनके चैलेंजेस को दूर करने के लिए, उनका मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। बिल्कुल जी, जो बांग्लादेश के हक में बेहतर हो वही हुकूमत में आए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर हम भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और इस वक्त सोशल मीडिया ने खूबसूरती और स्किन केयर के रुझानात को तेज़ी से बदल दिया है। हर रोज़ दर्जनों इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो नई नई क्रीम्स बताते हैं, सीरम्स बताते हैं और फिर कुछ घरेलू टोटके भी बताते हैं। फिर आपको कुछ स्टेप्स आपको स्किन केयर के भी बताते हैं जो कि आपने रात को करनी है, कुछ सुबह को करनी है। और ये जो नित नए टोटके हैं ये हमारे स्किन के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और हर कोई नीम हकीम खतरा जान बना हुआ है यहाँ पर। किस तरह से जान छुड़ानी है, असल तरीका क्या है स्किन को महफूज रखने का, तरोताज़ा रखने का। वेदर चेंजिंग के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के अंदर भी बहुत से असरात हैं और हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं उसके अंदर हमें अपनी स्किन को ग्लोइंग रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए और अच्छा दिखने के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर अफशा सिद्दीकी साहिबा स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का। आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का, हमारी खुशकिस्मती है। और इस वक्त जो अमूमी तौर पे अब तो मर्द भी बहुत कॉन्शियस हो गए ना, पहले से ख़वातीन का ही होता था, लेकिन अब मसला ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा यहाँ पर हकीम बना हुआ है, डॉक्टर बना हुआ है, एक्सपर्ट बना हुआ है, तरह तरह के टोटके हैं, तरह तरह के वो मशवरे दिए जा रहे हैं। उसकी वजह से बजाय इसके कि अगर आप गलत टोटका गलत स्किन पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कितनी तरह की स्किन्स होती हैं और ये जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, इसमें स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए और जो हार्श केमिकल से बचाने के लिए बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सोशल मीडिया का ज़माना है जी, मगर मेरा ख्याल है कि हम स्किन के लिए सबके थोड़ा सा सोशल मीडिया को थोड़ा सा छोड़ दें अगर, और अपने जो पुराने तरीके हैं उनके ऊपर आ जाएं। ठीक है ना, नेचुरल, हाँ, नेचुरल जो तरीके हैं। अब मैं जैसे, अब स्किन जो है बहुत टाइप्स की होती है। एज यू ग्रो अप, व्हेन यू आर बोर्न, आई मीन जब आप पैदा भी होते हो तो आपकी देखो ना, किसी बच्चों की नॉर्मल स्किन होती है, किसी की वो ड्राई होती है, किसी की सेंसिटिव होती है। फिर ऐसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं 80% बच्चों की ऑयली स्किन हो जाती है, 80% जो टीनेजर होते हैं उनको एक्ने निकलती है। ठीक है ना, और वो बल्कि लड़कों में बहुत बुरी निकलती है, लड़कियों में फिर कुछ ज़्यादा होती है। और एक्ने की वजह से दाग भी पड़ जाते हैं, धब्बे भी पड़ जाते हैं और स्कार्स रह जाते हैं, विच इज़ वेरी, आई मीन एक्ने तो आप कुछ भी ना करें एक्ने ठीक हो जाएगी, मगर वो दाग और धब्बे और स्कार्स के लिए यू हैव टू ट्रीट एक्ने। आई मीन आपको एक्ने की ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसमें ये है कि अगर आपकी एक्ने है, जैसे टीनेजर्स की हम बात करते हैं, अगर आपकी एक्ने है तो आपको डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट चाहिए। उसमें आपको एंटीबायोटिक्स भी खाने होते हैं, उसमें आपको और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, मगर उसमें एक स्किन केयर भी है। अच्छा, स्किन पहले ये होता था कि एक वो था कि अगर ऑयली है तो उसको बहुत ड्राई करना है। आपने ड्राई नहीं करना स्किन को, आपको स्किन को हाइड्रेट जरूर रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल हार्श नहीं करना। जैसे कोई चीजें आई थी जो बिल्कुल ड्राई कर देती थी स्किन को, तो वो दैट इज अगेन वो उससे खिंची हुई स्किन होगी, आपको रिंकल्स और छाइयां पड़ जाएंगी, और वो छाइयां वो और नुमायां होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें आपको क्लेंजर, प्रॉपर क्लेंजर, देखिए एक स्किन का ना वो है, यू नीड अ क्लेंजर, यू नीड अ सीरम एंड यू नीड अ सन प्रोटेक्शन एंड यू नीड अ मॉइस्चराइजर। ठीक है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो आप बिल्कुल कोई मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करें, मगर आप अप्रोप्रिएट करें। अगर जैसे आप क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं एक्नी का, उससे थोड़ी ड्राई हो रही है तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, मगर वो वाला नहीं जो आपकी स्किन को क्लॉग करे। ठीक है, वाटर बेस्ड यूज़ करेंगे। एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं, एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होते हैं, हर तरीके, तो वो आपने ट्रीट करना है। इसी तरह जैसे अब लोगों को छाइयाँ, हमारे मुल्क में छाइयाँ बहुत पड़ती हैं बहुत। वी आर एशियन स्किन, ठीक है, हमारे एशियन स्किन क्यों है, लेकिन स्किन भी डिवाइडेड है 5 वो उसमें ना, कॉकेशियन स्किन है, बिल्कुल वाइट स्किन होती है, जिसमें क्यों वो क्या डिफरेंट क्या है, उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं। अच्छा। जो रंगत देते हैं हमें। ठीक है ना,
तो वो कुछ में बिल्कुल नहीं होते, कुछ में थोड़े होते हैं, हमारे में नॉर्मल मॉडरेट होते हैं, और फिर डार्क स्किन और बहुत डार्क स्किन में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो हमारी स्किन है, क्योंकि उसमें थोड़ा होता है तो वो बढ़ सकता है, ठीक है ना। आपका हाथ कट जाए, कुछ हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, आप देखो आपका वो ट्रॉमा तो ठीक हो जाएगा, मगर वहाँ पे एक निशान पड़ निशान जाएगा। रह जाएगा। बिकॉज जब स्किन आपकी ब्रेड होगी तो पिगमेंट वहाँ पे आ जाएगा। जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ठीक है ना, स्किन पिगमेंटेशन का, जी। वो है सन। अच्छा। सन से बचाना है, अपने आप को धूप से बचाना है। Okay. अब आप अच्छा, अगर डॉक्टर साहब, याद ये- करो कि अपनी नानियाँ दादियाँ वो भी धूप में बैठते थे। अमीन उस ज़माने में तो बहुत धूप में बाहर बैठा जाता था, अंदर बैठने का इतना वो नहीं था जितना बाहर बैठने का कॉन्सेप्ट था। पूरी सर्दियों में आप बाहर बैठते थे, खुले सहन हुआ करते थे और पेरेंट्स की जिंदगी वहीं गुजर जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जो बात आप कह रही हैं पिगमेंटेशन, मिलाजमा, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और डॉक्टर्स मोस्टली ये भी कहते हैं कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, मैं भी उसी में भी के आ अंदर से उसी पे आ वजह रही से हूँ। हाँ, होता मैं है। उस पे भी आ रही हूँ। एक सन है, ठीक है, एक रेज है, ये जो लाइट्स, फोन पूरे वक्त, कंप्यूटर रेज, ठीक अच्छा, है, ये भी स्किन पे असरअंदाज ये होता भी करता है, एजिंग में करता है, ठीक है ना। नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, स्पेशली इन फीमेल्स। हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा क्यों अब आजकल हो रहे हैं? बिकॉज आपका खाना खराब हो गया। जो चिकन आप खा रहे हो, विच इज बिकम अ फैशन टू ईट चिकन, जी हाँ। ठीक है ना, वो चिकन किस क्वालिटी का आप खा रहे हो? वो मुर्गी है जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में Ready हो हार्मोन्स दे दे के उसको बड़ा किया जाता है और वो बाजार में आ जाती है, वो आप खाना खा रहे हो, तो उससे आपकी बॉडी पे तो भी पड़ेगा ना फर्क। आप फर्टिलाइजर्स ऐसे डालते हो जो आजकल हाइब्रिड, हर चीज़ हाइब्रिड है, जी, जी। कि जी वो ये जो है सब्जियां भी हाइब्रिड लगाएं जी, हाइब्रिड सीड है, जी हाँ। वो हाइब्रिड दिखने में तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन उसके नुकसान नुकसान उसका फायदे मजा से भी कोई नहीं है, और वो देखना ही देखना है खाली, और वो आपके जिस्म में जाके नुकसान कर रहा है, ठीक है ना। तो उस लिहाज से द सन ब्लॉक इज अ मस्ट नाउ, ठीक है, अप्रोप्रिएट सन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। जो आपके एक्नी की, जैसे जो देखो ना, कुछ लोग आपके, जैसे हम टीनेजर्स ले लें, अब एक आएंगे जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है, ठीक है, जिनकी बहुत एक्नी निकलती है, एक आएंगे जो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है, थोड़ी बहुत एक्नी निकलती है, ठीक है। वो लोग होते हैं ज़्यादातर जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है, उसकी वजह से उनको चिन पे एक्नी आती है, एंड ये ज़्यादातर लेट 20s 30s में आती है, या मीनोपॉजल जब और जा रही हो उस वक्त आती है हार्मोनल, वो है। एक कुछ लोग हैं जिनकी बिल्कुल ड्राई स्किन है, फिर आपके वो लोग हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बट उनको भी पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है ना। तो फिर आपने सन ब्लॉक भी उसी तरीके से यूज़ करना है, ठीक है ना, कि आपने एक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमें समझ आ गया कि सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, सन रेज से भी आपको बचाता है, यूवी रेज से भी आपको बचाता है, आपको फोन से भी बचाता है, चूल्हे के बिल्कुल जैसे हीट जो से भी आपको ख़वातीन, बचाता है। काम करती हैं किचन में, उनको तो मैं जैसे कहती हूँ कि जैसे आपने सन ब्लॉक इस 8 बजे लगाना है, 10 बजे लगाना है, 2 to hours 12 gap से बजे अपने लगाना लगाते है, रहना। दो रोटी बनानी है, 2 इस तरह का कौन सा कोई सन ब्लॉक है जो बहुत सारे सन ब्लॉक, बाहर लगे बिना स्किन के ऊपर लगा हुआ है और उसके असरात भी आपको फायदा देते रहे? हाँ नहीं है, बहुत स्पेसिफिक कंपनी? कंपनी की बात, बहुत कंपनी है बहुत अच्छी, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे सन ब्लॉक्स। डॉक्टर साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, 7 स्टेप्स केयर जो बताई जाती है, स्किन केयर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात होती है, और इसके ऊपर जी क्लेंजिंग भी कीजिए, फिर उसको मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर इस तरह से वॉश कीजिए, सनब्लॉक लगाइए। ये 7 स्टेप्स के अंदर क्या क्या है जिससे हम अपनी स्किन की केयर करें? फर्स्ट इज अ क्लेंजर, ठीक है, सेकंड इज अ टोनर, थर्ड इज अ सीरम, एंड फोर्थ इज अ मॉइस्चराइजर इन अ सन ब्लॉक। अब बहुत सारे सन ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जिनमें मॉइस्चराइजर्स भी हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। एक एक्नी का है, उसमें एक्नी भी का मॉइस्चराइज भी करेगा, ऑयल एंड पोर कंट्रोल भी करेगा, प्लस सन ब्लॉक को भी एज अ सन ब्लॉक उसमें SPF भी है और PA भी है। अच्छा, सन ब्लॉक भी जैसे आपने बताया मार्केट में बहुत सारे सन ब्लॉक्स हैं। सन ब्लॉक भी जो है ना वो दो तरह, दो देखो जो रेज आती है ना, सन रेज विच कम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, उसमें क्या है, UVA, UVB, UVC, रेडिएशन रेज सारी वो आ जाती हैं। UVC और UV जो रेडिएशन रेज हैं, दे आर ब्लॉक्ड बाय द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर एक है ना हमारे, वो ब्लॉक कर लेता है। जो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे आती हैं
ए और बी आता है। ए जो आता है वो सन राइज से सनसेट तक। ठीक। डॉक्टर साहिबा, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है आजकल। वही बात जो आपकी डाइट आप बात कर रही थी कि हम इन नेचुरल चीज़ों से दूर हो गए हैं। जो पहले हमारी माएँ दादियाँ खाया करती थी वो हम चीज़ें नहीं खा रहे। वजह तो हमें समझ आ गई, लेकिन क्या आप सिर्फ डाइट को बेहतर करने से, उनमें वेजिटेबल फल ऐड करने से, जूसेस ऐड करने से काम बन जाएगा? वक्त से पहले बुढ़ापा, झुर्रियाँ या फिर ढलकती हुई जिल्द, इसको बचाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, या फिर अब जो कुछ हो चुका, जो खराबियाँ हम कर चुके हैं, उनका रिवर्स होना मुमकिन? नहीं, रिवर्स हो जाती है, चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। नहीं, एक ये कि आप जैसे यंग लोग जो हैं वो डाइट को इम्प्रूव करें, ठीक है, जंक फूड अवॉइड करें, बहुत ऑयली चीज़ें, ये फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। उसके बाद से जितना, देखो एक आपका डाइट पैटर्न है, अच्छा एक उसमें आप जो है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खा सकते हैं, वो है फल और सब्ज़ी, रॉ वो सैलड्स जो हैं या ये वो आप खा सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो उनकी है। फल ज़रूर खाएं, ठीक है। अब ठीक है, फल जो भी आजकल मिल रहा है हमें, जो मौसम का फल है, सेब खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो जो कहते हैं ना, कहावत है कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, विच इज़ राइट। वो बहुत अच्छा है। जितनी ये बेरीज हैं, बेरीज पाकिस्तान में तो इतनी मिलती नहीं है, मगर जो भी फल हमारे यहाँ के बहुत अच्छे फल हैं, ठीक है, और हर मौसम के अपने फल हैं, ठीक है। आज सिट्रस है, ठीक है, सिट्रस खत्म होगा तो फिर और शुरू हो जाएगा। सिट्रस से बढ़कर स्किन के लिए क्या अच्छा होगा? हाँ, और सिट्रस से बढ़ के और क्या अच्छा होगा? विटामिन सी जो है, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। देखो ये जो चलिए मैं पहले खाने की बात करके फिर उधर जाती हूँ। उसके बाद से आपने सब्जियां भी खानी है, ठीक है। सब्जियां भी बहुत पका के नहीं खानी, उसमें कि जो उसका मॉइस्चर है वो हो जाए। जैसे एक और जो है ना, 8 ग्लासेस के 8 ग्लास पानी पीना है लास्ट में। 8 ग्लास पानी पीने की जरूरत नहीं है। जो आप सब्जी खा रहे हो, जो आप फल खा रहे हो, सब में उसके अंदर भी पानी है, वो पानी ही है। तो वो भी, और वो पानी, लेकिन पानी का इंटेक भी ना भूला जाए तो बेहतर है, क्योंकि सर्दियों में तो अमूमी तौर पे हम इग्नोर कर देते हैं ना, भूल ही जाते हैं। मगर उससे आपको वो किडनीज फ्लश कर रही है, हाँ, ठीक है ना। पानी पीते हो वो किडनी में फ्लश। अगर आप ये सब्जियां और फल खाओगे तो वो जाके आपके स्किन के सेल्स के अंदर जाएगा। जितनी नेचुरल चीजें खाएंगे, अनप्रोसेस खाना खाएंगे तो वो दिखेगा, उसका फायदा होगा। खाना तो बहुत ही फायदेमंद है, और मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा किरदार खाने पीने का है, वो शक्ल पे दिखेगा आपके। लेकिन हम स्टार्ट में, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। और फिर खाना भी एक है, ठीक है, नट्स खाने बहुत जरूरी है। नेचुरल, सर्दियों में नट्स खाओ, नेचुरल चीजें हैं वो खाएं। ऑयल भी अच्छा खाएं। मैं आजकल जो मैं एम्फेसिस करती हूँ कि देसी घी या मक्खन खाएं, और सरसों का तेल, जो आप जैसे आजकल बसंत आई, बसंत क्या है? सरसों है, वो कलर भी वही है ना, येलो का फूल है, ठीक है। तो उसका तेल निकालें, और कोल्लू से तेल निकाल के, अनडाइल्यूटेड तेल, और अफोर्डेबल भी है, जेब पे भारी भी नहीं है, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। एक मिथ है ना कि उसमें बू आती है, या तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। मैं घर में यूज करती हूँ, मैं जुनैद को बल्कि मशवरा देती थी कि आप उस पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल। हालांकि मुख्तलिफ तहकीक है ना, अब वो समझ में नहीं आती, तहकीकें भी बदलती रहती हैं। कहते हैं कि सरसों का तेल जो है नुकसान देखो ना, ऑलिव ऑयल इटली या मेडिटेरेनियन में ऑलिव ऑयल है, दैट्स द सॉइल, ठीक है। हमारा सॉइल हमें क्या दे रहा है? अच्छा, डॉक्टर साहब, ये जो हम जहाँ से बात हमने शुरू की थी कि ये जो टोटके सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं, अच्छा क्या कोई ऐसा टोटका है वाकई जहाँ पे मेडिसिन से हटके, जिस तरह सनब्लॉक की भी बात कर रही थी, कोई ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ जो घर पे हम बना दें, हमारे किचन में अवेलेबल हो या हमारे गार्डन में लगी हुई हो? वो लेमन हो सकता है, वो एलोवेरा हो सकता है, वो हनी हो सकता है, वो योगर्ट हो सकती है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो चेहरे पर लगाएं, स्किन ग्लो करे और वो तमाम स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल? देखो ये जैसे हनी, वो है सिट्रिक एसिड है, लेमन है, ऑरेंज जूस है, ये है बलाई है, जैसे लोग बलाई लगाते थे, वो है, और ये सारे व्हाट आर दे, ये क्या है बेसिकली? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अच्छा, ठीक है ना। कैलोपेट्रा यूज्ड टू टेक अ बाथ इन सार मिल्क। सार मिल्क में क्या था? आहा क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड क्या करता है? वो आपकी डेड स्किन को उतारता है, डेड स्किन को उतारता है, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ करता है और हाइड्रेट करता है, ठीक है। इन सब में ये है, मगर जो नींबू है वो एसिडिक भी तो है ना, तो वो मुंह पे जब डायरेक्ट लगाओगे तो इट कैन हैव एसिडिक इफेक्ट्स एज वेल। तो जो मार्केट में चीजें हैं
वो आहा उसमें देखो आहा इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रूट एसिड्स, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, उसके बाद से सिट्रिक एसिड, तो ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड है, उसका जो मॉलिक्यूल है दिस इज डिराइव फ्रॉम शुगर केन, गन्ने का जूस है। अब आप गन्ने का जूस भी मुंह पे लगा सकते हो, मगर इट्स एसिडिक। एसिडिक चीज जो मुंह पे लगाओगे इट्स गोइंग टू रिएक्ट, उसको आपने एक तरीके से बैलेंस करना होता है। कुछ है प्रोडक्ट्स मार्केट में जो ये बैलेंस करके उसका पीएच न्यूट्रलाइज करके और फिर इसको ग्लाइकोलिक एसिड। डॉक्टर साहब वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, सब के लिए अफोर्डेबल सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बट कर लेते हैं, ऐसी कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाहती हूँ कि मैं 20s में चली जाऊँ और 30s से अबव होने जा रही हूँ, तो मैं 20s में वापस जाना चाहती हूँ। क्या नहीं तुम अच्छी नहीं हो, क्यों? अच्छा। नहीं लगोगे, तो 20s में look your वो age। कहना चाह रही हैं आप अभी ज्यादा ग्रेसफुल लग रही हैं, इसलिए आप अच्छा, ना क्या पॉसिबल है कि वैसे जुनेद देखो वो लोग कर रहे हैं, मुझे जानना लोग नहीं है। अपने सारा फैट हटा दो। देखो ना टीनेज होती है, वो क्या होता है उसमें फैट कम होती है सारा, तो आप भी जाके और सब फैट हटवा दो और वो करवा दो और अपने आप को करके, बट यू लुक अ बार्बी डॉल। डू यू वांट टू लुक अ बार्बी डॉल? दैट्स द क्वेश्चन। और फिर वो डॉक्टर ने साथ में आपको ये भी मशवरा दे देना कि आपने स्माइल नहीं करना, लगेगा कि आप 20 नहीं तो फिर क्योंकि फायदा। जब आप बोटॉक्स लगाते जाओगे तो आप स्माइल करना भूल जाओगे, स्माइल नहीं तो आपका चेहरा वहीं पे स्टिफ हो जाएगा, स्टिफ होता जाएगा, आपके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। Oh my हाँ, God. so you have to choose whether you want to look like a Barbie doll or you want to look तो फिर उसके लिए बेहतर है कि अपनी डाइट को नेचुरल रखिए, and you नेचुरल want- रेमेडीज होनी चाहिए और बिल्कुल, सारी and you चीज़ें want इसका to डॉक्टर ने बताया। age gracefully। बिल्कुल सही, जिस तरह से डॉक्टर साहब माशाल्लाह लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, you want आप to हमेशा age से ग्रेसफुल gracefully। लगती हैं और अभी भी लग रही हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम ग्रेसफुली एज करें और हम यंग भी लिखें और बस फिर एज भी गुजरती चली जाए, पता ना चले माओ साल का कैसे गुजर गए। कैसे गुजर गए, बहुत अल्लाह शुक्रिया। करे खुशियों में गुजरे, अच्छे गुजरे। उसमें सिर्फ ये है, अगर आप स्किन केयर करोगे, ठीक है ना, यू विल गो बैक लाइक 5 to 10 years and this is what you want। बिल्कुल, इतना काफी है मेरे ख्याल This से, is what इसी I पे want। इत्तेफाक करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो तरह तरह के टोटके आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर आपने बिल्कुल भी डायरेक्टली अमल नहीं करना। हर तरह की स्किन के लिए हर चीज़ नहीं होती और उसके लिए एक्सपर्ट्स की राय ज़रूरी है। बिल्कुल जी, स्किन स्पेशलिस्ट की राय के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई ना कीजिए, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान भी आपको हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया Thank you so much, डॉक्टर अफशर सिद्दीकी Thank you, आपका। और इसके बाद होगा स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बाद हमारे साथ इंडियन काका तो नहीं लेकिन पाकिस्तानी काका सिंगर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। एक ब्रेक के बाद। Stay with us। नाज़रीन वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर्स ऑक्शन मुकम्मल हो गया है, जिसमें नई तारीख रकम हुई है जनाब। और लाहौर के एक्सपो सेंटर में होने वाले इस ऑक्शन में 800 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी नीलामी के लिए पेश हुए और नसीम शाह ने जनाब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 करोड़ 65 लाख में नीलामी हुई है। बिल्कुल जी, और भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो करोड़ों में बिके हैं। इसी पर बात करेंगे बदिउज़्ज़मा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको बदी भाई। आप इसे जानेंगे कि ऑक्शन को किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल सही बोलियां लगी हैं, किस प्लेयर को कितने दाम लगे, वो इस मतलब खेल के मैदान में अंदर देखा जाए उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है जिस तरह से उनके दाम लगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि खिलाड़ियों के तो वारे न्यारे हो गए, बैठे बैठाए वो करोड़पति वैसे ही एक लीग से हो गए जिसमें 7, 8 या 9 मैच खेलेंगे और उसके बाद जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो लेकर घर चले जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि उनका सर जो है वो कढ़ाई में है। असल मसला सारा ये है कि जो 10 सीज़न हुए और 10 सीज़न के बाद जो 11वां सीज़न था, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मुख्तलिफ नज़र आई हैं। मुख्तलिफ इस वजह से नज़र आई है कि 10 सीज़न जो थे उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि जो पहली टीम जो है वो बिकी थी सबसे, यानी कि 34 करोड़ रुपये में कोयटा आई थी, फिर 45 करोड़ रुपये में कराची किंग थी, और सबसे महंगी टीम जो थी वो मुल्तान सुल्तान 65 करोड़ रुपये की थी। लेकिन अब देखिए टीमों की बोलियाँ भी तो आप देखें कि 1 अरब 75 करोड़ रुपए की जो है वो हैदराबाद बिकी, 1 करोड़ अरब 85 की जो है वो सियालकोट पे, 2 अरब 45 करोड़ की जो है वो आपके सामने मुल्तान सुल्तान की बोली लगी। तो अब पैसा जो है इन्वॉल्व हो गया है इसमें, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से खिलाड़ियों को भी नवाजा जा रहा है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन मेरे ख्याल में इस लीग में मैं देख रहा था तो इसमें लोकल प्लेयर ज़्यादा हैं, हालांकि फॉरनर प्लेयर जिनको होना चाहिए वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 प्लेयर आप देखें। एडम ज़ेम्पा जो हैं वो
ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और वार्नर आए। उसके अलावा कुछ बड़ा नाम हमें जो है तो इसकी वजह क्या सुपर लीग है में और बदी भाई के कोई बड़ा नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि बोलियां तो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। हम ये देख रहे थे कि जो टीम्स हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, खिलाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होना चाहिए, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा नसीम शाह की बोली लग गई, वो भी अच्छी बात है। दीगर बड़े नाम क्यों नहीं अभी तक सामने आ सके? मेरी समझ से बालातर है कि आप इतना कुछ आपका रोड शो जाके न्यूयॉर्क में होता है, रोड शो जो है लंदन में होता है, और उसके बावजूद जो है वो इतने बड़े प्लेयर बाहर से क्यों नहीं आए, ये समझ से बालातर है। या फ्रेंचाइज जो है, असल मसला सारा ये होता है कि जो फ्रेंचाइज होती हैं, फ्रेंचाइज जो है खिलाड़ियों को जो है हैंडल करती हैं और इनका काम होता है कि बाहर से खिलाड़ियों को लेकर आएँ। असल में हमारे पैसों में और उनकी जो करेंसी में जो फ़र्क है, इस वजह से हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी जो है कतराते भी हों, और बहुत सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के बजाय IPL को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ करोड़ों रुपये मिलते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, वो पैसे की रेत रिपेल में हर काम करता है। वो ICC को भी अपने जो है साथ मिला लेता है, वो जिस बोर्ड को चाहे अपने साथ मिला लेता है, तो पैसे की वहाँ रेल पेल है। तो यहाँ जो तो आपने ऑक्शन की बात की, देखें 8 करोड़ 65 लाख रुपए के नसीम शाह बिकते हैं, फिर 8 करोड़ 50 लाख के फ़हीम अशरफ बिकते हैं, फिर जो 12 करोड़, यानी कि आप मुझे बताएं कि लोकल प्लेयर जिसको पेशावर सलमी ने रिटेन भी नहीं किया, बाबर आजम को रिटेन किया, और वो हैदराबाद की टीम साइम अयूब को जो है वो 12 करोड़ रुपए में ले लेती है। मेरी समझ से बालातर है कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस अगर पिछले 2 अच्छा, लास्टली एक अगर थोड़ा सा हम बात ना करें गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच की, तो वो भी ज़्यादती होगी। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच दुनिया क्रिकेट की तारीख का एक सनसनीखेज मैचेस में से एक मैच था। दूसरे सुपर ओवर पे जाके फैसला फाइनली हो सका। क्या कहेंगे? कोशिश तो खूब की दिल नातमा ने, और जो परफॉर्मेंस थी अफगानिस्तान की सेटिस्फैक्ट्री थी, या फिर उनको मौके बहुत मिले उसका फ़ायदा नहीं उठाया? देखिए, अफगानिस्तान के साथ बैड लग गए। अफगानिस्तान मैच जीत चुका था। आप देखिए, अगर फैजुल्ला फारूकी जो है वो थोड़ा सा उन्होंने जो है ना बैट लगाने की क्रीज में कोशिश की, अगर वो ड्राइव मार देते तो वो रन आउट से बच जाते थे, वहीं पे जो है वो मैच जो है वो अफगानिस्तान की टीम जीत जाती। ना पहला सुपर ओवर होता, ना दूसरा सुपर ओवर होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि क्रिकेट में इस तरह का मैच बहुत ही कम, यानी कि बहुत कम क्या होता ही नहीं है। और जिस तरीके से दोनों टीमों ने फाइट बैक किया, अफगानिस्तान ने भी बता दिया, हालांकि इवेंट से तो बाहर हो गई, लेकिन उनके पास इवेंट से बाहर हो गए इस तमाम तर कोशिश के बावजूद, लेकिन एक ज़बरदस्त और मैच देखने को मिला। बहरहाल कामयाबी किसी एक टीम को मिलनी होती है, जनूबी अफ्रीका ने उसका फ़ायदा उठाया और दूसरे सुपर ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया बदिउज़्ज़मा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले अब एक हमने आपको बताया था कि हमारे साथ एक ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनकी सरहद पार शक्ल तो बहुत मिलती है, आवाज़ उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और उससे भी कहीं ज़्यादा मिलती है। और जो इंडियन पंजाबी सिंगर हैं काका, मैं बता रही हूँ, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा मुशाबत है। और एक पाकिस्तानी नौजवान है ये, जो कि इस वक्त रातों रात सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं, बिहाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और काके की तरह ही आवाज़, रंग रूप और साथ में आवाज़ भी लेकर पैदा हुए हैं। और इनका ओरिजिनल नेम तो राशिद है, लेकिन इन्हें पाकिस्तानी काका के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है और बहुत पसंद भी किया जा रहा है। तो आपको वेलकम कहेंगे। राशिद, आप ही बताइए, आपको काका कहा जाए, पाकिस्तानी काका कहा जाए या राशिद कहा जाए, और ये जो रिजेम्बलेंस है ये कुदरती है या आपने कुछ किया है इसमें इजाफे के लिए? धूप में बैठ के रंग जो है वो ज़्यादा गहरा किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सबको। और ये जो चीज़ है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, इसमें चेंजिंग कुछ भी नहीं, ये अल्लाह ताला की देन। अल्लाह ताला की तरफ से ही सारा कुछ। ये मुझे खुद नहीं पता था, जब ये सॉन्ग आया था बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, तब मैं स्पोर्ट्स कर रहा था, जहाँ से मुझे फिर जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा जी। ऐसा तो नहीं है वो जो हम मूवीज़ में देखते हैं बॉलीवुड की ही, कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, एक उधर इंडिया रह गया? पता नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनके साथ मेरे एज आ मीटअप, मतलब एज आ वीडियो चैट भी हुई है, उनके साथ बात भी हुई है। हाँ, कई बार उनके साथ हुई। तो रिएक्शन उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने काफ़ी अपने फॉलोअर्स को मतलब बोला कि आप काका पाकिस्तानी को एज आ सपोर्ट करें, मेरा एज आ लुक लाइक जो भी है।
और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ माशाल्लाह आप काम अच्छा कर रहे हैं, करें जितना हो सकता है इसका। अच्छा, वो भी बड़े मकामी अवामी सिंगर बन के सामने आए हैं। आपका भी कुछ ऐसा ही प्लान है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मैन हैं और आप कुछ गेम्स भी खेलते हैं, मार्शल आर्ट्स में आप बड़े अच्छे हैं, तो इसके बावजूद आपने फील्ड का तब्दील करने का सोच लिया, क्योंकि अब आप भी अपने गाने लिखना भी शुरू हो गए हैं, गाने गाना भी शुरू हो गए हैं, बिल्कुल काका के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो हम आपसे वो गाने सुनेंगे भी। लेकिन आप ये बताइएगा कि काका को देखते हुए ये शौक चढ़ा कि मैंने भी सिंगिंग करनी? नहीं, बचपन से मैं एज अ सॉन्ग तो सुनता था, शौक भी था, बट बाद में क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं जब था ना, तब मुझे शौक था कि एक एज अ स्टार बनने का। मतलब होता है कि शौक आप किसी को देखते हो, फिर आपको होता है कि मैं वैसा बनूं, मूवीज़ जैसे देखते हैं, तो वो तो था कि मैं कुछ स्टार बनना है ये, बट ये नहीं था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन शौक था उसकी। मैं क्योंकि एक गांव से तल्लक रखता हूँ, वहाँ से चल के मैं लाहौर आने का मकसद भी मेरा यही था कि वहाँ पे मैं कराटे करूँगा, एज अ प्लेयर बनूँगा और फिल्मों में जाऊँगा, ये वो था। बट वो कहते हैं कि अल्लाह पाक बेनियाज़ है, जो आप सोचते हो ना वो हो जाता है, अगर अच्छी नीयत से। जिस चीज़ के लिए आप एफर्ट करें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान करता जाता है। अच्छा, अभी तक कोई मूवी, किसी ड्रामे की ऑफर आई हो, किसी ने आपसे अप्रोच किया और आप तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आप इस वक्त, मैं चाहता हूँ कोई अगर मेरे से ऐसे अप्रोच करे, और ख़ास तौर में अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ वो जो तमाशा शो चल रहा है, उसमें भी मैं उसका हिस्सा बनना चाहता था, एज उसमें भी मैं अपना जो चलो एज अ सिंगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं सॉन्ग एक तो मैं रिलीज़ कर चुका हूँ अपना सॉन्ग यूट्यूब के ऊपर, और आगे भी इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे प्रमोट करता है, मतलब इस लिहाज से लेके जाना चाहता है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आगे करूँगा। और गाने मैंने जो खुद लिख रहा हूँ उसके ऊपर मैं खुद ही एज अ गायकी भी मेरी उसमें खुद की मॉडलिंग, सिंगिंग भी आप थोड़ा सा हो जाए मेरे ख्याल में। बिल्कुल, पहले हम आपका ट्रैक सुन लेंगे, फिर हम आपसे उस काके का ट्रैक भी सुनेंगे कि कितनी रिजेम्बलेंस है उस काके का भी और इस काके का भी। हाँ, दोनों काकों के ट्रैक हम सुनेंगे आज आपसे। अच्छा, पहले मैं अपना सुना दूँ कि उनका सुना। अभी थोड़ी देर में सुनते हैं। अच्छा, पहले ये बताएं कि स्कूलिंग आपने कहाँ तक की, फिर उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी गए? मैं वहाँ तक तो नहीं जा सका, क्योंकि मेरा शौक जो था वो पढ़ाई पे कम था। मैं ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई को बड़ा टाइम दिया कि मैं कहूँ ना कि मैंने नहीं, मैं वहाँ से लाहौर में आके यहाँ पे भी पढ़ता रहा हूँ। मेरा था कि मैं पढ़ाई करके, क्योंकि वो बचपन में आपको होता है कि आप पढ़ो लिखोगे फिर आप हीरो बन सकते हो आगे जाके, तो वो था मेरे अंदर। अच्छा, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर सका, राशिद आपको छोड़ दिया था मैंने। आपको जिस तरह वो काका बड़ा परेशान नजर आता है, वो लड़कियों से बड़ा नालायक है कि लड़कियां जो है वो काले रंग की वजह से उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो ये मामला आपके साथ भी रहा है? क्योंकि उस काके के साथ तो ये रौला रहा है जिसको वो अपने गानों की जरूरत में बयान करते हैं। मेरा ये रहा है कि मैं लाइफ में, मेरा मकसद जो है मेरा, मैं स्पोर्ट्समैन में जैसे आया हूँ ना, फिर उसके बाद मेरा था कि मैंने कुछ बनना है। फिर मैंने मतलब बहुत कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2008 में मैं लाहौर आया था और 2012-13 में मैं एज आ प्लेयर बन गया था, अच्छा एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। जबरदस्त। चलें जी, हम ट्रैक भी सुन लें। ट्रैक बिल्कुल सुनते हैं। और पहले आप कौन सा अपना सुनाना चाहेंगे या जैसे आप बोले मैं अपना पहले सुना देता हूँ। चल, जो मेरा चल पहले अपना सुनाइए और फिर उसके बाद हम इंडियन काका का ट्रैक सुनेंगे आप जी। काले काले सूट वालिए आटो नू उड़ीकदी है क्यों, कॉलेज नू चल मेरे नाल, आटो च हो जाएंगी लेट तू, गेड़िया मैं लावा तेरे पीछे ही मैं आवा, जद जानी है तू कॉलेज नू, सारा दिन तैनू ही तकदा रवां, सारा दिन तैनू ही तकदा रवां, तू ही क्यों तकदी नहीं मैनू, काले काले सूट वालिए आटो नू उड़ीकदी है क्यों, कॉलेज नू चल मेरे नाल, आटो च हो जाएंगी लेट तू, काका पाकिस्तानी दी ख्वाहिश तैनू लेके जाना पिंडी अपने 184 चक नू, सारा पिंड देखू खड़ के, पिंड सारा देखू सानू खड़ के, तू जाना जद नाल मेरे पिंड नू। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत अच्छा ट्रैक है। खुद ही लिखा आपने या किसी दोस्त ने? ये मैंने लिखा इधर ही है, लाहौर में बैठ के लिखा था। अच्छा। क्योंकि लाहौर की सड़कों पे जो हो रहा था, हाँ। मतलब ऐसा होता है, आप लोग पहली बार किसने रब्ता किया, कितना अर्सा पहले रब्ता किया आपसे कि आपकी शक्ल काका से मिलती है? ये आपको तलाश किसने किया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कैरेक्टर कौन था ये? जब मैं क्लब चला रहा था, मेरे जो उस्ताद थे उनका क्लब था, उसमें मैं एज आ ट्रेनिंग करवाता था। अच्छा। तो जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो उन्होंने मुझे बताया कि आपने सॉन्ग किया सर, तो वो बताया। अच्छा, उनको लगा कि वो आप ही हैं? हाँ जी।
तो फिर मुझे उन्होंने निकाल के दिखाया तो मुझे भी वो लग रहा था कि हाँ शायद मैं ही आपने कहा कि ये कौन से जन्म में मैंने गाना गाया है? फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया इतना। फिर 1-1.5 साल बाद जाके मैंने वो टिकटॉक पे अकाउंट बनाया तो वो मेरी एक रात में वो मिलियन में वीडियोस चली गई थी। और वेरीफाइड अकाउंट 2-3 दिन के बाद वेरीफाइड भी अकाउंट कर दिया था टिकटॉक ने, और वो अकाउंट मेरा मिलियन में गया था, बट वो हैक हो गया था कुछ अकाउंट मेरे, जिसकी वजह से फिर मैं पीछे आ गया। दोबारा से फिर मैंने वो स्टार्ट लिया ज़ीरो से, फिर मैंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी भी अच्छे चल रहे हैं मेरे अकाउंट्स, ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब तो आपकी बातचीत भी हुई इंडियन काका से और फिर आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उस काका ने, और फिर उसके बाद आपका जोश जज्बा और बड़ा होगा कि हाँ मैं भी इस फील्ड को ज्वाइन करके आगे बढ़ सकता हूँ, एक्टिंग में ना सही सिंगिंग में मैं आगे आके अपना नाम बना सकता हूँ। कोई गाना जो हम भी रिलेट कर सकें कि हाँ हमारे साथ इस वक्त वो काका और ये काका दोनों मौजूद हैं, दोनों की आवाज़ हम सुन रहे हैं। जी, मैं अभी काका जी का सॉन्ग सुना देता हूँ, बस विच बैठी सज्जी तीजी। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा भी फेवरेट है वो। ठीक। बस विच बैठी सज्जी तीजी सीट ते, गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते, मेरे गीत उत्ते ने शराबी नचदे, खड़की जांदे नी गलास कचदे, खड़के दे विचों मैनू साज सुन दे, साजा विचों कन तेरी आवाज सुन दे, तेरी आवाज विचों तेरा मुंह दिखदा नी, तेरे मुंह नू देख देख काका गीत लिखदा, लिखत मेरे दे विच सिफत तेरी दी है गरिफ्त मेरी, तेरिया गरिफ्तां च दिल है मेरा, मेरे दिल विच एक घर है तेरा, तेरे घर कोलू आके बस रुक गई, समझी ना इत्थे मेरी गल मुक गई, जिथे रुके उत्थों चलूगी रिपीट ते, नी तेरी हाँ ना दा फर्क नहीं पैंदा बीट ते, बस विच बैठी सच्ची तीजी सीट ते, गीत मेरा चले तेरी हार्ट बीट ते। जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, ये जुनैद का आपको पता फेवरेट सॉन्ग भी था, क्योंकि ये भी एक बस में बैठे थे, वो तीजी सीट पर बैठी थी और फिर इनका ऐसा हो जाता है वो हार्ट जब आप स्ट्रगल लाइफ होती है, विशाल छुप छुप के देख रही थी, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि विशाल स्ट्रगल लाइफ जब होती है आप बताया हो जाता है। फाइनली बता दिया आपने। हाँ, और लेकिन ये मैंने आपको मना किया था, किसी को बताया। लेकिन चले आप तो मैंने काके के सामने ये रिवील कर दिया ये राज। इशार, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा काका का, वो भी बताइए। अच्छा, मुझे तो वही जो आपको पसंद नहीं आया था, बिल्लो बग्गे बिल्ले अदा की करेंगी, वो मुझे बहुत चले फिर पसंद हो था। जाए एक बार वो भी हो जाए। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तू हो, काले जे लिबास दी शौकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काले जे लिबास दी शौकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू, काला सूट पावें जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएंगी, चकदियां अख फिर तकदियां लगदा हस के ही जान ले जाएंगी, बहुते पड़ाकुआं दे हो गए ध्यान पंग, पाई छणकारे भी नहीं पाई वंग तू हो, काले जे लिबास दी शौकीनन कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तू। वाह वाह, क्या बात है, छा गए हैं काका पाकिस्तानी, राशिद पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से फैंस हैं जो कि देखना चाह रहे थे, तो हमने कहा कि उनकी मुलाकात करवा दी जाए। और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आपको इंडियन काका की जरूरत ना पड़े, आप वैसे ही अपना इतना नाम कमाएं, अलग पहचान बने। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम, अगर वो इंडिया में अपना नाम बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में नाम बनाए, और इंशाल्लाह जम के मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। आवाज़ बड़ी खूबसूरत है आपकी, एक वजन है इसके अंदर, और आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो इंडियन काका को पीछे छोड़ चुके होंगे, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम गूंज रहा होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राशिद, थैंक यू सो मच। और आज के प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है। बिल्कुल जी, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।